हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास से लिया गया है। तो चलिए इन टॉपिक से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। इससे पहले भारत में ब्रिटिश शासन की ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था और वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी की कमियों रेगुलेटिंग एक्ट इसी की कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। इसीलिए इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान था, इसमें कुछ नवीन परिवर्तन किए गए और कुछ नए पक्ष को जोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन किए गए थे और क्या क्या नवीन पक्ष को जोड़ा गया। सबसे पहले इसमें इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड था। इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यानी 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड बनाई गई और इसी बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया है। ये 6 कमिश्नर में यानी 6 कमिश्नर का मतलब 6 लोग जो थे, जिसमें पहला जो था वो चांसलर होता था और दूसरा जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति राज सचिव थे। राज सचिव या विदेश सचिव भी इसको कह सकते हैं, विदेश सचिव। इसके अतिरिक्त इसमें जो 4 सदस्य थे, इसको मान लीजिए दूसरा, तो 4 सदस्य जो थे, 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल किए गए थे। इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर इसके अंदर
सैनिक, असैनिक, या कह सकते हैं सिविल तथा राजस्व मामले को शामिल किया गया था। राजस्व यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन सैनिक मामले, असैनिक मामले या सिविल मामले और राजस्व मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में दे दिया गया था। अब इस संदर्भ में यदि कोई कार्य होगा तो विदाउट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के नहीं होगा, यह कर दिया गया था। आगे देखिए, गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल के जो पद थे, यानी 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर थे उसको भारत का नहीं सॉरी जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके अंदर मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल में और इसके अतिरिक्त जो गवर्नर की जो सब परिषद थे यानी कार्यकारिणी थी उसमें 4 सदस्य था 1773 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो 4 सदस्य थे गवर्नर को छोड़ करके जो 4 सदस्य थे उनकी संख्या 3 कर दी गई। तो यहां पर 1 सदस्य की संख्या को घटा दिया गया। अब ये 3 सदस्य जो थे, ये 3 सदस्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहले 4 सदस्य होते थे गवर्नर को छोड़ करके, तो गवर्नर को छोड़ करके तो जिसमें 4 सदस्य की जगह पर अब 3 सदस्य किए गए और 3 सदस्य में एक महत्वपूर्ण सदस्य को जोड़ा गया और वो जो जोड़ा गया हुआ था सैनिक प्रमुख। तो सैनिक विभाग के जो प्रमुख होते थे इनको इसमें जोड़ दिया गया। अब है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, गवर्नर जनरल कोई भी फैसला लेगा या मान लीजिए कि भारतीय राज्यों से संबंधित यदि कोई फैसला लेता है, जैसे या तो भारतीय राज्यों से संधि की बात करता हो या युद्ध की बात करता हो या सहयोग का आश्वासन यदि वह भारतीय राज्यों को देता हो, गवर्नर जनरल की जो सब परिषद थी, तो ये सब कार्य करने से पहले गवर्नर जनरल की जो सब परिषद थी उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया। अनुमति आवश्यक कर दिया गया, यानी बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के गवर्नर जनरल के जो सब परिषद थी या गवर्नर जनरल जो थे ये न तो संधि कर सकता था, न युद्ध कर सकता था और न ही सहयोग का आश्वासन भारतीय राज्यों को दे सकता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी में जो सदस्य थे 3 सदस्य, इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी, लेकिन इनको पद से हटाने के लिए, पद से जो हटाया जाता था या वापिस बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। इसके अलावा देखते हैं कि पिट्स इंडिया अधिनियम के माध्यम से भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन
व्यवस्था का आरंभ। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि दोहरी शासन व्यवस्था का आरंभ क्यों किया गया, और ये 1784 से लेकर 1858 तक ये व्यवस्था बनी रही। अब ये किस प्रकार किया गया, इनको देखते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो शासन थे, भारत पर जो शासन करना था, एक तो ब्रिटिश की जो कंपनी थी उनको शासन करने का अधिकार दिया गया, ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण था। एक तरफ जो था ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण था, ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण था, और दूसरा जो था, दूसरा यदि देखें तो ब्रिटिश के जो संसद थे, ब्रिटेन के जो संसद थे, संसदीय नियंत्रण भारत के प्रशासन पर स्थापित किया गया। यानी संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इस प्रकार भारत पर एक तो कंपनी का नियंत्रण तो था ही था, और ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के जो संसदीय व्यवस्था थी, संसद था, उनका भी नियंत्रण पूर्ण रूप से भारतीय प्रशासन पर कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार से भारत में जो दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई 1784 में, वो 1858 तक बना रहा। तो चलिए आज के टॉपिक में हमने पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके देखा हूं, और अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं जिनका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी कंपनियां आई और सबसे बाद में कौन सी कंपनियां यहां से वापस गई। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद,